आज के वीडियो में मैं जिस नॉवेल की समरी डिस्कस करूंगी वो है ऑस्कर वाइल्ड द्वारा लिखित कहानी द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो सुनते हैं इस कहानी की समरी हिंदी में मेरी यानी गरिमा की आवाज़ में। कहानी की शुरुआत होती है एक स्टूडियो से, जहाँ पर एक पेंटर एक बहुत खूबसूरत सी पेंटिंग पेंट कर रहा है। पूरे स्टूडियो में गुलाबों की फूलों की खुशबू फैली है। बाहर पेड़ों पर फूल लदे हुए हैं और कैनवस पे एक बहुत मशहूर पेंटर बेसिल हेलवर्ट एक खूबसूरत शख्स की तस्वीर को अंतिम टचअप्स दे रहा है। वह शख्स बेहद खूबसूरत था, पर बेसिल ने अपनी कारीगरी से उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा दिए थे। वहीं दीवान पे बेसिल का जिगरी दोस्त बैठा है, लॉर्ड हेनरी वोटॉन, जिसे वो प्यार से हैरी पुकारता है। वह बैठ के उस तस्वीर को निहार रहा है। पेंटर बेसिल से वो पूछता है कि वह पेंटिंग को एग्जीबिशन में कब लगाएगा। ये उसकी बेहतरीन मास्टरपीसेस में से एक है। इस पे बेसिल कहता है कि नहीं, यह पेंटिंग उसके दिल के इतने करीब है कि उसमें उसे अपना अक्स दिखाई देता है। अगर वह यह पेंटिंग को एग्जीबिशन में लगा देगा तो शायद लोग उसका एक छिपा हुआ राज जान जाएंगे। इसीलिए वो कभी भी इस पेंटिंग को एग्जीबिशन में नहीं लगाएगा। इस पे उसका दोस्त हैरी जो है वो उसे बड़ी ऐसे निगाहों से देखता है कि कौन सा तुम्हारा छुपा हुआ राज इस दुनिया जान जाएगी। फिर बेसिल कहता है कि ये जो खूबसूरत लड़का है जिसकी तस्वीर उसने बनाई है वो डोरियन ग्रे है। हालांकि वो अपने दोस्त को उसका नाम बताना नहीं चाहता था डोरियन का, लेकिन उसके मुंह से निकल जाता है क्योंकि डोरियन ने जैसे उस पर जादू कर रखा है। हैरी इस चीज़ को देख के बहुत आश्चर्यचकित है कि इतना बड़ा पेंटर उसका जो दोस्त है बेसिल, उस पर एक लड़का इस तरह से अपना असर कैसे छोड़ सकता है। उसे डोरियन में बहुत इंटरेस्ट होने लगता है और कहीं ना कहीं उसके दिल में एक जलन उठती है कि जिस लड़के ने इस तरह से उसके दोस्त को प्रभावित किया है, क्या वह उसको प्रभावित कर पाएगा, मतलब क्या वह डोरियन के ऊपर छा पाएगा। क्योंकि जो हैरी था वो भी दूसरों को इन्फ्लुएंस करने में बहुत तेज़ था। उसका नाम था कि नेगेटिव तरह से वो दूसरों को इन्फ्लुएंस कर लेता है। इसीलिए बेसिल अपने दोस्त हैरी से कहता है कि प्लीज़ डोरियन को पक्ष देना, उसे अपने इन्फ्लुएंस में मत लाना। मैं जानता हूँ तुम कैसे हो, हालांकि तुम मेरे दोस्त हो, लेकिन मैं तुम्हारे सीक्रेट्स जानता हूँ। इस पर हैरी एक फीकी से मुस्कान हंस देता है और अपना डायलॉग मारता है कि मैं काश खुद पे भी ट्रस्ट कर पाता, मुझे खुद पे ही यकीन नहीं है। ये दोनों दोस्त बाहर गार्डन में आ जाते हैं। तभी डोरियन अंदर स्टूडियो में आ चुका है और पियानो बजा रहा है। उनका जो कुक है वो आके उन्हें देता है खबर कि डोरियन आ चुका है। बेसिल नहीं चाहता कि उसका दोस्त हैरी डोरियन से मिले, लेकिन जो किस्मत में लिखा था वो तो होके रहना था और डोरियन और हैरी की मुलाकात होती है। और पहली ही मुलाकात में डोरियन पर हैरी अपनी गहरी छाप छोड़ देता है। जब बेसिल उसकी पेंटिंग को आखिरी फिनिशिंग टच दे रहा था, तब हैरी डोरियन से इस तरह की बातें करता है, इतनी गहराई वाली बातें करता है जो डोरियन के दिमाग में उसे जैसे बिल्कुल अपने बस में करती जाती है। और डोरियन बिल्कुल उसकी बातों में खो जाता है। उसके दिमाग के अंदर हैरी की कही एक एक बात ऐसे बैठ जाती है जैसे बच्चों को टीचर्स कोई बात बताते हैं। डोरियन का इस तरह का पास्ट रह चुका था। उसकी ना मम्मी थी ना उसके पिता थे, इसीलिए वो बिल्कुल अकेला अपने ग्रैंडफादर के हाथों में पला था। वो इमोशनली ऐसे ही बहुत वीक था और उसमें जब उसे एक इन्फ्लुएंसर मिलता है जो ऐसी बातें करता है जो डोरियन के दिमाग को उसे बहुत अच्छी लगती हैं। कई बार ऐसी नेगेटिव बातें होती हैं जो हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। वही डोरियन के साथ हुआ, उसे गाइड करने वाला कोई नहीं था और वह हैरी की बातों के जाल में फंसता चला गया। हैरी डोरियन से कहता है कि खूबसूरती ही सबसे बड़ा हथियार है जो तुम्हारे पास है। तुम अगर खूबसूरत हो फिर तुम्हें कुछ भी नहीं चाहिए। तुम्हारे पास दुनिया की सबसे अजीम ताकत है। ये ताकत ही एक आदमी को राजा बना सकती है। लेकिन जानते हो डोरियन, अगर तुम्हारी खूबसूरती तुमसे छिन गई तो फिर तुम्हारे पास ये हथियार नहीं रहेगा, फिर तुम नोबडी हो जाओगे। ये सारी बातें सुन के डोरियन को बड़ा अजीब लगता है। उसे तो पता भी नहीं था कि खूबसूरती या जवानी इतनी इम्पॉर्टेंट होती है एक आदमी की लाइफ में। लेकिन हैरी उसे बार बार यही बात कहता है
कि तुम खूबसूरत हो डोरियन, इस बात को कभी मत भूलना। यही चंद साल हैं जो तुम अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन साल के रूप में गुजार सकते हो। ये साल तुम्हारे हाथ से खिसक गए, तब तुम्हारे गाल पे चक जाएंगे, तुम्हारे दांत गिर जाएंगे, तुम बूढ़े हो जाओगे, तुम्हारी आंखें जो इतनी नशीली हैं वो गड्ढे में घुस जाएंगी, फिर तुम्हें कोई नहीं पूछेगा। इन सब बातों से डोरियन बहुत परेशान होने लगता है और उसके मन में ये बात पूरी तरह से बैठ जाती है कि खूबसूरती एक बहुत बड़ी चीज़ है और अगर खूबसूरती उसके पास से चली गई तो वो खाली हाथ रह जाएगा, उसके पास कुछ भी नहीं रह जाएगा। उधर बेसिल डोरियन की तस्वीर को अंतिम रूप देने में स्टूडियो में बिल्कुल बिजी है। वह डोरियन की तस्वीर में इस कदर खोता जा रहा है जैसे उसे डोरियन से ही प्रेम होता जा रहा है। ये जो कहानी लिखी थी ऑस्कर वाइल्ड ने, ये बहुत ही विवादित स्टोरी थी और इसको सेंसर बोर्ड में, जब बुक में भी सेंसर्स होते हैं, कई इनके वर्ड्स हटा दिए गए थे, बहुत सारे पैराग्राफ्स हटा दिए गए थे, क्योंकि उस ज़माने के हिसाब से 1890 में जब ये बुक पब्लिश हुई थी तब वहाँ पर काफ़ी कुछ ऐसा था जो इसमें लिखा हुआ नहीं लिखा जाना चाहिए था। लेकिन 2011 में इसका दूसरा एडिशन जो पब्लिश हुआ है वो अनसेंसर्ड है, उसमें सारी बातें लिखी हैं जो ऑस्कर वाइल्ड ने लिखी थी, जिससे कहीं कहीं कहानी पढ़ने में अधूरी सी लगती है। डोरियन के प्रति बेसिल का जो प्रेम है वो होमोसेक्सुअल प्रेम है, एक तरफा भी है, होमोसेक्सुअल भी है। इसीलिए उस ज़माने में जो लोग गे होते थे, या अगर आदमी को ही आदमी से प्रेम हो जाए तो इस बात को बहुत ही ख़राब माना जाता था, उसे लॉ के अगेंस्ट माना जाता था। लेकिन ऑस्कर वाइल्ड ने ढुके छुपे लफ्ज़ों में कई जगह बेसिल का प्रेम दर्शाया है डोरियन के प्रति, जबकि डोरियन बिल्कुल अनजान था इस भावना से बेसिल के कि वह उसे प्यार करता है। खैर, वो पेंटिंग लगभग कंप्लीट हो जाती है और जब हैरी और डोरियन उस पेंटिंग को देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं। डोरियन ऐसे भी बहुत खूबसूरत था। उस पेंटिंग में डोरियन के लिप्स जो थे, होंठ जो थे, उन्हें हल्का खुला हुआ दिखाया गया था। उसके होंठ क्यूपिड शेप थे, उसकी आंखें नीली और गहरी थीं, नाक बिल्कुल तीखी, बाल गोल्डन चमकीले और घुंघराले थे। हैरी उस तस्वीर को देखता ही रह जाता है। ऐसा लगता है जैसे उस तस्वीर में बेसिल की आत्मा उतर आई हो। उस तस्वीर को देखकर ऐसा लगता था वो तस्वीर बोल उठेगी। ठीक वैसे ही जैसे मोनालिसा की पेंटिंग है, हम जब उसे देखते हैं तो उसमें एक गजब का आकर्षण है। डोरियन जब अपनी इस तस्वीर को देखता है तो वह तस्वीर को देख के बहुत उदास हो जाता है, वह अपनी आंखें बंद करके रोने लगता है। वह कहता है कि ये तस्वीर तो हमेशा जवान बनी रहेगी, लेकिन वो एक दिन इतना बूढ़ा हो जाएगा, भद्दा हो जाएगा, फिर उसे कोई नहीं पूछेगा। और फिर इसी तरह वो रोते हुए कहता है, काश ऐसा होता कि यह तस्वीर बूढ़ी होती जाती और मैं जवान रहता। और ये टर्निंग पॉइंट है इस कहानी का। इसी समय एक सुपर नेचुरल घटना घटती है और उसकी कही हुई बात सच हो जाती है। बेसिल जब देखता है कि डोरियन इस कदर उदास है, अपनी पेंटिंग को देख के खुश नहीं है, तो बेसिल एक चाकू उठाता है और अपनी पेंटिंग को फाड़ने चल देता है। लेकिन डोरियन उसे रोक लेता है। वह कहता है, नहीं, ये पेंटिंग वो अपने पास संभाल के रखेगा और ये तस्वीर उसे हमेशा याद दिलाएगी कि एक ज़माने में वह कितना खूबसूरत हुआ करता था। और वह तस्वीर डोरियन अपने ड्राइंग रूम में लगा लेता है। इधर हैरी की दिलचस्पी डोरियन में बढ़ती जा रही थी। हैरी हालांकि शादीशुदा था, उसकी वाइफ थी विक्टोरिया, लेकिन इन लोग का जो रिश्ता था बहुत ही सुपरफिशियल था। उसकी वाइफ का भी कहीं बाहर अफेयर था और हैरी को ज़्यादा चिंता नहीं थी अपनी वाइफ की कि अगर उसका कोई अफेयर है भी तो उसे कोई फ़िक्र नहीं थी। वो कभी कभी 15-20 दिन में मिलते, पार्टी करते और अच्छा टाइम व्यतीत करते। उन लोग के अंदर कोई अच्छी बॉन्डिंग नहीं थी। हैरी जो था वो अपनी आंट के पास जाता है जो डोरियन ग्रे के बारे में काफ़ी कुछ जानती हैं, और उनके जो अंकल हैं, उन आंट के अगाथा नाम है आंट का, वो भी डोरियन के माता पिता के बारे में, उसकी लाइफ के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, क्योंकि वो मिलिट्री में थे और डोरियन के पिता भी मिलिट्री में थे। वो बताते हैं कि डोरियन की जो मदर थी उनका नाम था मार्गरेट। वो बहुत ही अमीर ख़ानदान की बेहद खूबसूरत औरत थी। वह जिससे चाहती उससे शादी कर लेती, लेकिन उसने मिलिट्री में काम करने वाले एक बहुत ही छोटे पद के आदमी से शादी कर ली। उसका जो हस्बैंड था वो बहुत ही जल्दी ही मारा गया था, युद्ध में या कहीं पर, ये बहुत डिटेल में नहीं बताया गया है। और उसकी जो मदर थी वो भी जन्म दी जब डोरियन को उसके 1 साल के अंदर ही उनकी भी मौत हो गई। वो बताते हैं उसके अंकल हैरी को कि डोरियन जो है वो अपने दादा के हाथों में पला। दादा बहुत ही पैसे वाले थे, बहुत प्रॉपर्टी थी,
लेकिन उनका जो नेचर था वो बहुत ही कोल्ड था। तो ऐसे ही हाथों में डोरियन पल के बड़ा। हैरी डोरियन के बारे में काफ़ी कुछ जान चुका था और वो जानता था कि डोरियन को मैनिपुलेट करना बहुत ही आसान है। उसके मन में एक भावना थी कि डोरियन में की शख्सियत में ऐसी क्या बात है जो उसने उसके दोस्त बेसिल को इतना इन्फ्लुएंस कर दिया। अब वो डोरियन को अपने काबू में करके रहेगा। उधर डोरियन एक थिएटर में जाया करता था जहाँ पर शेक्सपियर के प्लेज हुआ करते थे। उन प्लेज में एक लड़की जो थी वो लीड रोल करती थी जूलियट का, और भी जो हीरोइंस होती थी शेक्सपियर के प्ले में वो उनका लीड रोल करती थी, उसका नाम था सिबिल वेन। बेहद खूबसूरत लड़की थी, लेकिन डोरियन को उससे उसी तरह प्यार हो जाता है जैसे हैरी को अपनी पत्नी से था। एक सुपरफिशियल प्रेम हो जाता है। जब वह सिबिल वेन को देखता है एक्टिंग करते हुए तो डोरियन को दरअसल सिबिल वेन की एक्टिंग से प्यार हो जाता है। लेकिन सिबिल जो थी वो डोरियन को देखते ही उसे अपना दिल दे बैठी। वह उसे प्रिंस चार्मिंग कह के बुलाती थी। उसे डोरियन का असली नाम तक नहीं मालूम था और वह पहली नज़र में जो प्रेम हो जाता है वही कर बैठी डोरियन से। जब सिबिल वेन अपनी माँ को ये बात बताती है कि उसे प्रिंस चार्मिंग से प्रेम हो गया है, वह जल्दी शादी करने वाले हैं, हालांकि दोनों ने एंगेजमेंट चुपचाप छुपके कर ली होती है, तो सिबिल वेन की मम्मी को ये बात अच्छी नहीं लगती। वो एक प्रैक्टिकल महिला थी, उन्होंने काफ़ी लोग से लोन ले रखा था। तो वो सिबिल वेन से कहती तुम इतनी टैलेंटेड हो, इतनी अच्छी लड़की हो, लाइफ में इतना अच्छा कर रही हो, क्यों तुम एक लड़के से इतनी जल्दी बिना उसको ठीक से जाने शादी कर रही हो। उनका भी एक छुपा हुआ राज है सिबिल वेन की माँ का, जो वो अपने बेटे जेम्स से छुपा रही हैं। सिबिल वेन का भाई है जेम्स, जो कि ऑस्ट्रेलिया जा रहा है काम की तलाश में। वो काफ़ी लंबे टाइम बाद अब वापस आएगा। उसे सिबिल जब बताती है अपने भाई जेम्स को कि उसे प्यार हो गया है, ऐसे प्रिंस चार्मिंग करके एक लड़का है, तो उसको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसके पास में कुछ ऐसा हुआ है जो वो ऐसे अमीर और खूबसूरत लड़कों से बहुत चिढ़ता है। दरअसल उसके जो पापा थे उसने उसकी माँ को धोखा दिया था। और जेम्स आते समय अपनी माँ से पूछता है कि माँ, मैं आपसे आखिरी बार पूछना चाह रहा हूँ कि क्या आपके और पापा की शादी हुई थी। उसकी माँ कहती है कि नहीं, हमारी शादी नहीं हुई थी। वो चाहते थे करना लेकिन वो कर नहीं पाए। लेकिन लड़का जानता है जेम्स कि उसके पापा ने उसकी माँ को धोखा दिया था और 2 बच्चे थे, तब भी उन्होंने शादी नहीं की और माँ को ऐसी हालत में छोड़ दिया। वो कहता है कि वो अपनी बहन के लिए बहुत परेशान है, सिबिल के लिए। उसे डर है कि वो जो प्रिंस चार्मिंग करके एक लड़का है वो उसको वैसे ही धोखा देगा जैसे पापा ने आपको दिया था। इस पे उसकी माँ कहती कि नहीं, मैं हमेशा सिबिल के साथ खड़ी हूँ। मेरी माँ नहीं थी पर सिबिल की माँ है। तुम निश्चिंत होकर ऑस्ट्रेलिया जाओ, मैं हमेशा उसका ध्यान रखूँगी। इस पे जेम्स कहता है कि अगर उस लड़के ने सिबिल को धोखा दिया तो मैं उसे मार डालूंगा, मैं उसे शूट कर दूंगा। उसकी माँ कहती है ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम जाओ। सिबिल का भाई जेम्स चला जाता है और सिबिल का शाम को प्ले में फिर डोरियन उसे देखने आता है और स्टूडियो में उससे मिलता रहता है। डोरियन अब ये बात जो है वो हैरी को बताता है कि हम इंगेज्ड हो चुके हैं। हैरी ये बात जानता था कि जब बेसिल को यह बात मालूम पड़ेगी तो उसका दिल टूट जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं हैरी ने ये बात रीड कर ली थी कि बेसिल एक सॉफ्ट कॉर्नर रखता है डोरियन के लिए। बेसिल को ये बात हैरी बताता है कि डोरियन इंगेज्ड है और यह बात सुनते ही सच में बेसिल का दिल टूट जाता है। वह पूछता है कि कौन है वह लड़की, तो बताता है कि वो एक आर्टिस्ट है, वो एक हीरोइन है। ये बात सुन के उसे खुशी नहीं होती बेसिल को। वो कहता है डोरियन तो अभी सिर्फ 20 साल का है, उसे अभी से मीन्स इंगेजमेंट कर ली उसने, अभी लाइफ में कुछ करना चाहिए था, म्यूज़िक में वो इतना अच्छा है, उसे आगे बढ़ना चाहिए था। हैरी डोरियन को शराब की लत तक लगा चुका है। बेसिल के सामने भी डोरियन उस दिन शराब पीने लगता है तो बेसिल उसे डांटता है कि तुम सिर्फ 20 साल के हो। खैर डोरियन हैरी और बेसिल को लेकर उस प्ले में जाता है। शेक्सपियर के प्ले में रोमियो जूलियट का प्ले उस दिन होना था और सिबिल वेन उसमें फिर से जूलियट का रोल कर रही थी। लेकिन सिबिल का मन अब एक्टिंग में नहीं लग रहा। उसे तो उसका प्रिंस चार्मिंग मिल चुका है, अब वह फेक रोमांस नहीं कर सकती, वह एक्टिंग करके रोमांस नहीं दिखा सकती, जबकि उसे एक लड़के से सच्चा प्यार हो चुका है। और ये बात उसकी एक्टिंग में भी साफ दिखाई दे रही है। वह अपनी एक्टिंग इस तरह से कर रही है जैसे एक फूहड़ एक्ट्रेस करती है। कोई इमोशंस नहीं है उसमें, चीख चीख के डायलॉग बोल रही है और बिल्कुल बचकानी एक्टिंग कर रही है। ये बात देखकर डोरियन को बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है और उसे ऐसा लगता है कि हैरी
और बेसिल के आके उसका सिर नीचा हो गया, उसका दिल टूट जाता है। वह स्टेज के बाद जब मिलने जाता है इससे सिबिल वेन से, तो उससे बहुत लड़ाई करता है। हैरी और बेसिल जा चुके थे पहले ही वापस, वो पूरा प्ले नहीं देख पाते। ये पूरा प्ले देखता है और फिर सिबिल वेन से जाके खूब लड़ाई करता है। वह कहता है कि उससे उससे कोई प्यार नहीं, उसे तो सिर्फ उसकी एक्टिंग से प्यार था, और वो नफ़रत करता है सिबिल वेन से। सिबिल का दिल टूट जाता है, वह डोरियन को बहुत रोकती है। वह कहती है कि ज़िंदगी में वो दोबारा किसी से प्रेम नहीं कर पाएगी। उसे बहुत गर्व महसूस होता है जब डोरियन जैसा हैंडसम लड़का उसके साथ चलता है, लेकिन डोरियन उसकी बात नहीं सुनता। उसे वैसे ही रोता बिलखता छोड़ के अपने घर आ जाता है। अब जब डोरियन ग्रे घर आता है तो उसके संग बड़ी विचित्र घटना होती है। दीवार पे जो पेंटिंग टंगी थी, इसने ड्राइंग रूम में टांग रखी थी, उसके भाव बिल्कुल बदल चुके थे। उसके भाव पे अब चेहरा जो था वो बिल्कुल क्रूएल हो चुका था। उसके होंठ जो क्यूपिड जैसे सुंदर से थे, वो बिल्कुल फैल के चौड़े हो गए थे और क्रूएल हो गए थे। डोरियन को ये समझते देर नहीं लगती कि उसने उस लड़की का दिल तोड़ दिया है, सिबिल वेन का, इसीलिए उसके चेहरा खराब हो गया है पेंटिंग में। और वह तुरंत अपनी गलती को सुधारना चाहता है। वह तुरंत एक लव लेटर टाइप करता है, लिखता है, पहला लव लेटर लिखता है अपनी ज़िंदगी का। और वह सोचता है कि वो सिबिल को पोस्ट करेगा और उससे माफ़ी भी मांग लेगा कि उसने गलती कर दी। लेकिन वो अगले दिन जाने वाला होता है, वह लव लेटर लेकर, और अगली सुबह ही हैरी उससे मिलने आता है। वह कहता है कि तुम्हें मालूम है क्या हुआ? तो ये डोरियन कहता है, क्या हो गया? मेरी सिबिल से कोई लड़ाई जो हो गई है? तो हैरी उसे कहता है, नहीं, बात बहुत बड़ी है। हैरी उसे बताता है कि पिछली रात सिबिल वेन ने आत्महत्या कर ली उसी थिएटर में। ये बात सुन के डोरियन बिल्कुल मुरझा जाता है। वो कहता है कि नहीं नहीं, वो ऐसा कभी नहीं चाहता था। उसने तो लव लेटर भी लिखा था सिबिल के लिए। लेकिन हैरी इस समय बहुत ही अच्छी टैक्टिस खेलता है। वह डोरियन के दिमाग में ऐसी बात भर देता है कि तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है शर्मिंदा महसूस करने की, या वहाँ उनसे मिलने भी जाने की, उसकी जो मम्मी है उसे मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये सब चीज़ें तो लाइफ में होती ही रहेंगी। इसे एक खूबसूरत हादसा समझ के भूल जाओ और लाइफ में आगे बढ़ो। अगर तुम इन सब चीज़ों में पड़ोगे, तुम्हारी खूबसूरती ख़राब हो जाएगी। तुम्हें ज़िंदगी में यही चीज़ सोचनी पड़ेगी, और शायद तुम्हारी जान को ख़तरा भी हो जाए अगर लोगों को मालूम पड़ जाएगा तुम्हारे बारे में। क्योंकि सिबिल वेन तुम्हारा नाम तक नहीं जानती थी, इसलिए तुम अभी इस केस से बिल्कुल बचे हुए हो। वह तो सिर्फ तुम्हें प्रिंस चार्मिंग कह के बुलाती थी, और फिर तुम सबकी नज़रों में आ जाओगी, सब तुम्हें दोषी समझेंगे। डोरियन को उसकी ये बात बहुत अच्छी लगती। वो सिर्फ 20 साल का ही तो था। उसे लगता है कि हाँ, ये बहुत अच्छा तरीका है इन सब झंझटों से बचने का, और वह सिबिल के अंतिम संस्कार तक में नहीं जाता। यहाँ हैरी अपनी एक दूसरी चाल चलता है। वह डोरियन को एक गिफ्ट देता है। एक तो सिगार देता है पीने के लिए, पाइप जो होता है जिसमें तंबाकू डाल के पीते हैं वो देता है, और दूसरा गिफ्ट देता है उसे एक बैंड किताब। अब ये जो किताब वो गिफ्ट करता है, इस किताब की वजह से ही ऑस्कर वाइल्ड की ये लिखी जो कहानी थी वो काफ़ी ज़्यादा विवाद में आ गई थी। वो किताब जो दी गई थी उसका नाम तो राइटर्स को, हम लोग को, रीडर्स को नहीं बताया गया अच्छे से, लेकिन शायद वो किताब एंटी क्रिश्चियनिटी पे थी। उस पे सिंस के बारे में और जो भी ईविल चीज़ें होती हैं उसके बारे में लिखा गया था। हैरी वो किताब देता है जब डोरियन को, तो डोरियन को इस किताब को पढ़ने में बहुत आनंद आता है, क्योंकि कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो सिंस की तरफ चीज़ें ले जाती हैं, हम लोग को ऐसे फैक्ट्स बताती हैं जो दिमाग को बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छी चीज़ें जल्दी अच्छी नहीं लगती, लेकिन नेगेटिव चीज़ों की तरफ कई लोग बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। वही हुआ डोरियन के साथ। वो बिल्कुल अकेला था। वो इस किताब को पढ़ के उसे बहुत मज़ा आने लगता है कि सिंध करके आराम से निकल सकते हैं, कुछ ऐसा नहीं होता कि बुरे कर्मों का फल बुरा हो। और ये किताब वो एक आखिरी कील थी उसके ताबूत में, उसको बर्बाद करने में। इस चीज़ के बाद रोज़ जो उसकी तस्वीर टंगी हुई थी वो बद से बदतर होने लगी। डोरियन ने इसका भी बड़ा अच्छा इलाज निकाल लिया। उसने वह तस्वीर उठाई और उसको जाके ऊपर एक एटिक थी वहाँ जाके टांग दी, और उसके ऊपर एक कपड़ा लगा दिया कि ना उसे वह तस्वीर दिखाई देगी, जो तस्वीर उसकी आत्मा को प्रदर्शित कर रही थी। उसकी आत्मा दिन पर दिन खराब होती जा रही थी, उससे भी वह बच गया। इसी तरह से 18 साल बीत जाते हैं। अब डोरियन 38 ईयर्स का हो गया है, लेकिन कोई उसकी एज बता नहीं सकता उसके चेहरे से। वह देखने में अभी भी सिर्फ 20 साल का ही लगता है, और वह शहर में
बहुत बदनाम हो चुका है, उसके बहुत किस्से फैले हुए हैं पूरे शहर में। अब इतने सालों के बाद वो पेंटर बेसिल मिलने आता है डोरियन से। वह डोरियन से कहता है कि मैं तुमसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि तुम्हारी बहुत अच्छी बातें नहीं फैली हुई हैं बाहर। वो बहुत लंबे समय के लिए बेसिल जो है वो 6 महीनों के लिए बाहर जा रहा है। अब बेसिल की एक आदत थी कि जब भी वो कभी बाहर जाता था तो किसी को बता के नहीं जाता था। उसको लाइफ में सीक्रेसी बहुत पसंद थी, हर चीज़ को सीक्रेट रखना। उसे लगता था कि इस चीज़ से लाइफ में एक बहुत ही एंथुजियाज़म बना रहता है। अब यहीं पे इसकी जो आदत है इसके लिए बहुत ही घातक साबित होने वाली है। वो बार बार डोरियन से कहता है कि तुम्हारे जो कारनामे हैं अच्छे नहीं हैं और तुम्हारी बहुत बदनामी हो चुकी है पूरे शहर में। तो फिर कहता है बताओ तुमने क्या क्या किया, तुम ऊपर वाले से माफ़ी मांग लो अपने घुटने पे बैठ के। तो डोरियन बड़ी ही कनिंग स्माइल देता है, कहता है तुम जानना चाहते हो कि मैंने क्या क्या किया? तो मैंने ऊपर एटिक में एक डायरी रखी है, उसमें लिख के रखा है, आओ तो मेरे साथ चलो। ये दोनों ऊपर जाते हैं। तब ऊपर वाले कमरे में वो उस पेंटिंग के ऊपर से कपड़ा हटाता है। वो कपड़ा जब हटता है तो बेसिल उस तस्वीर को देख के चौंक जाता है। वो खूबसूरत तस्वीर जो 18 साल पहले बेसिल ने बनाई थी वो इतनी कुरूप हो चुकी थी कि बेसिल उसे देख नहीं पाता, उसकी चीख निकल जाती है। वो डोरियन से कहता है कि देखो तुमने क्या हाल किया इस तस्वीर का, ये तुम्हारी आत्मा है। ऐसे तो हम कहते हैं कि सिर्फ भगवान हमारी आत्मा देख सकता है, लेकिन तुम अपनी आत्मा खुद देख सकते हो। तुम्हें अभी भी प्रायश्चित करना चाहिए अपने सिंस का। तुम घुटने के बल बैठ जाओ और भगवान से माफ़ी मांगो। डोरियन को ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती और वहीं पर एक चक्कू रखा था, वह उसे उठाता है और बेसिल की हत्या कर देता है। हत्या करके उसी हाल में वह बेसिल को वहीं छोड़ देता है। एक दो दिनों के बाद वो अपने एक दोस्त को बुलाता है मिलने के लिए और उससे कहता है, उसका दोस्त जो था वो एक साइंटिस्ट था, वह उससे कहता है कि तुम तो साइंस में बहुत एक्सपेरिमेंट करते हो, तो तुम जो है ऊपर एक लाश पड़ी है उसको ठिकाने लगा दो। उसका दोस्त कहता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, मैं सुन चुका हूँ तुम्हारे काले कारनामों के बारे में। तो वो उसे फिर ब्लैकमेल करने लगता है। उसे एक ऐसी चिट्ठी दिखाता है जो जहाँ पे वो शायद पढ़ता था या काम करता था, उसके हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट को थी। और वो कहता है कि तुम्हारे बहुत से राज मैं जानता हूँ, तुम मेरे दोस्त हो इतने सालों से, मैं सब तुम्हारे राज खोल दूँगा। उसका दोस्त डर जाता है और वह ऊपर बेसिल की जो लाश थी उसको ठिकाने लगा देता है। अब क्योंकि बेसिल किसी को बता के नहीं जाता था, वो हमेशा सीक्रेट रखता था कि वो कहाँ गया, तो उसके जो मर्डर किया था बेसिल का, उसका राज ही नहीं खुलता। सबको लगता है कि बेसिल फिर से अपनी आदत के अनुसार किसी को बिना बताए दूर कहीं घूमने चला गया है और कुछ दिनों के बाद फिर से वापस आ जाएगा। डोरियन बहुत खुश था कि वो एक एक पाप करके भी आराम से बच जाता है और कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि शैतान उसके साथ है। ऐसे ही एक शाम को डोरियन क्लब गया हुआ था। आदत के अनुसार अक्सर वह क्लब जाया करता था। क्लब से जब बाहर निकलता है तो जेम्स उसके पीछे लग जाता है। जेम्स सिबिल वेन का भाई। 18 वर्षों के बाद जब वो ऑस्ट्रेलिया से लौटा है, उसे पता लग गया है कि वो जो प्रिंस चार्मिंग था वह और कोई नहीं, डोरियन ग्रे था। वह पिस्टल लिया हुआ है हाथ में और वह डोरियन का कत्ल करना चाहता है। लेकिन डोरियन उसको बेवकूफ़ बनाता है। वह कहता है कि उसका चेहरा देखो, वो तो सिर्फ 20 वर्ष का एक लड़का है और जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो तो कम से कम 40 साल का कोई आदमी होना चाहिए, इसलिए तुमने गलत आदमी को ढूंढ लिया है। अब ये देख के जेम्स थोड़ा सा सकपकाता है कि अरे हाँ, शायद ऐसा गलत मैंने कर लिया। वो उसे सॉरी कहने लगता है। तब तक में वह खूब कस के जेम्स को मारता है, उसे बंदूक के पीछे से लहूलुहान करके वहीं छोड़ के उसकी बंदूक लेके वहाँ से भाग जाता है। जाके वह अपनी पेंटिंग देखता है। उसकी पेंटिंग अब तो ऐसी भद्दी हो गई थी, जैसे स्कल होता है, पूरा से स्कल बाहर निकल आया हो और उसकी आँखें बिल्कुल लाल हो चुकी थीं। वो अपनी पेंटिंग देख नहीं पाता। वो फिर से उसे ढक के नीचे भाग आता है। डोरियन को उस रात पहली बार अपनी गलती का एहसास होने लगता है। उसे ऐसा लगता है कि वह खुद को शूट कर ले, सुसाइड कर ले। उसे सिबिल वेन की याद आने लगती है कि सच में सिबिल वेन ने उसकी वजह से ही सुसाइड किया था। वह लव लेटर जो उसने सिबिल को लिखा था, उसने एक किताब के अंदर छुपा के रखा था। वह उस लेटर को निकालता है, देखने लगता है कि काश मैंने ऐसी हरकत ना की होती। फिर वो बाहर टहलने निकल जाता है और हैरी से मिलता है। हैरी ज़िंदगी में अब काफ़ी बड़ा हो चुका है, उम्र दराज हो चुका है और ज़िंदगी के इस पड़ाव में वो बिल्कुल अकेला है।
उसकी और उसकी वाइफ का जो सुपरफिशियल रिश्ता था वह टूट चुका है। उसकी वाइफ उसे छोड़ के किसी और के संग जा चुकी है और वह ज़िंदगी में बिल्कुल अकेला है। बेसिल भी नहीं रहा, इसीलिए उसे ज़िंदगी में एक दोस्त की, एक लाइफ पार्टनर की कमी बहुत खल रही है। डोरियन ग्रे को भी अब समझ में आ गया है कि उसकी ज़िंदगी को बर्बाद करने वाला हैरी ही है। वह हैरी को वह किताब वापस करता है और कहता है कि भगवान के लिए ये किताब अब तुम किसी को भी गिफ्ट मत करना, क्योंकि इस किताब ने उसकी सोच को, उसकी मानसिकता को बदल के रख दिया। वह बिल्कुल शैतान बन चुका है। वह हैरी को आखिरी गुड बाय कहता है। हैरी समझ जाता है कि डोरियन उससे अब कभी नहीं मिलेगा। डोरियन ऊपर एटिक में जाता है। वह उस तस्वीर को फिर से खोलता है और एक चाकू उठाता है। वह सोचता है कि सब फसादों की जड़ या तस्वीर है, उसकी वह खूबसूरती जो उसे वह हमेशा बनाए रखना चाहता था। उसकी खूबसूरती तो बरकरार रही, लेकिन उसकी आत्मा बिल्कुल मर चुकी है। उसने वह चाकू उठाया और जैसे ही उसने उस तस्वीर को काटा उस चाकू से, बस वो तस्वीर वे पहले की तरह बिल्कुल खूबसूरत बन गई और डोरियन बिल्कुल बूढ़ा होकर वहीं गिर के मर गया। कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है डोरियन के साथ ही। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, बहुत कुछ सोचने पे मजबूर करती है। कहानी पढ़ने लायक है, एक बार आप इस नावल को ज़रूर पढ़ें। और अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक ज़रूर दें, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया बनाएं। और आपको अगर किसी भी कहानी का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी देने का एक्सप्लेनेशन। और जुड़े रहें मेरे चैनल से। थैंक्स फॉर लिसनिंग, बाय फॉर नाउ।